15 अगस्त 1969 का वो दिन जब भारत ने अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इस दिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की थी। इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, अपने 50 साल के सफर में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसने पूरी दुनिया में स्पेस रेस में अपनी एक पहचान बना ली है। बात हो चाहे सस्ते मंगल मिशन की या चांद पर चंद्रयान मिशन के तहत पानी खोजने की, इसरो ने वह सब कुछ कर दिखाया है जिसकी 50 साल पहले कल्पना करना भी हर भारतीय के लिए मुश्किल था। इसरो का सफर बहुत ही मोटिवेशन भरा रहा है। 1970 और 80 के दशक में वैज्ञानिक बस और साइकिल से इसरो पहुंचकर काम किया करते थे और कई बार रॉकेट्स के पुर्जों को ट्रांसपोर्ट के अभाव के कारण साइकिल और बैलगाड़ी पर भी लाया जाता था। इस दौर में जहां भारत में भयानक गरीबी थी, तो ऐसे में स्पेस जैसे प्रोग्राम और रॉकेट लॉन्च के बारे में सोचना भी सरकारों के लिए बहुत मुश्किल भरा होता था। पर धीरे धीरे वो दौर गुजरा और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी विकसित होने लगी। भारतीय सरकारों और लोगों की दिलचस्पी ने इसरो को वो ताकत दी जिससे हम दुनिया के छठवें ऐसे देश बन गए जिनके पास खुद की अपनी स्वदेशी स्पेस एजेंसी थी और खुद के बनाए गए सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल भी थे। मंगलयान और चंद्रयान जैसे सफल मिशन करने के बाद अब इसरो पहला मानव मिशन करने की तैयारी में है। इस मिशन को गगनयान नाम दिया गया है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। करीब 10,000 करोड़ के इस मिशन से हर भारतीय को खुशी है कि अब अपना देश भी स्पेस में लोगों को भेज सकता है। गगनयान मिशन वास्तव में गगन यानी आसमान को छूने वाला मिशन है, जो कि देश की दिशा बदल कर रख सकता है। आज के वीडियो में हम इस मिशन के बारे में ही जानेंगे और समझेंगे कि कैसे इस मिशन को तैयार किया गया है और कब ये लॉन्च होगा और इससे भारत को भविष्य में क्या उम्मीदें हैं। तो आइए तैयार हो जाइए इसरो के इस अनोखे सफर के लिए। आज हम स्पेस में जाने की जो सोच रहे हैं, उसकी शुरुआत 2004 में ही हो गई थी। उस समय इसरो ने मन बना लिया था कि भविष्य में मानव मिशन जरूर करके रहेगा। इसके लिए इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी HSP की नींव रखी, जिसमें इसरो ने वह जरूरी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज पर काम करना शुरू कर दिया जिससे वह अपने पहले मानव मिशन को अंजाम दे सके। इस प्रोग्राम के बनने से पहले इसरो कभी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए सीरियस नहीं था। उस समय इसरो केवल अपने सैटेलाइट और जरूरी लॉन्च व्हीकल जैसे PSLV और GSLV पर ध्यान दे रहा था। HSP के बनने के 2 साल बाद ही इसरो ने गगनयान मिशन की नींव रखी। 2006 में इसरो ने गगनयान के लिए सभी तरह की शुरुआती रिसर्च और टेक्नोलॉजीज पर काम करना चालू कर दिया। गगनयान को ऑर्बिटल व्हीकल का नाम दिया गया और इसका डिजाइन अमेरिका के पहले मानव मिशन में इस्तेमाल हुए मरकरी क्लास स्पेसक्राफ्ट जैसा रखने की सहमति बनी। प्लान सिंपल था कि ऐसा स्पेसक्राफ्ट बने जो कम से कम 1 हफ्ते तक 2 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में बनाए रखे और फिर स्प्लैश डाउन तकनीक का इस्तेमाल करके, जिसमें स्पेसक्राफ्ट पैराशूट की मदद से पानी में आराम से लैंड हो जाए। 2008 में ये डिजाइन बन चुका था और अब बस सरकार से इसके बजट के पास होने की देर थी। फरवरी 2009 में बजट भी सैंक्शन कर दिया गया, पर कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट 4 साल के लिए रुक सा गया। उसके बाद फरवरी 2014 में सरकार द्वारा फिर से इसरो का बजट बढ़ाया गया और गगनयान प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई। 4 साल बाद 2018 में आखिरकार मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ का बजट तय किया और फिर फॉर्मली तरीके से गगनयान प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी भी दे दी। ये तो थी गगनयान की बजट और उसकी शुरू की कहानी। अब वीडियो में मैं आगे गगनयान की बनावट और उसके काम करने के तरीके की बात करूंगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि गगनयान प्रोजेक्ट किससे इंस्पायर और किस तरह अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाएगा। 2006 में गगनयान प्रोजेक्ट की शुरुआत होने के बाद 2007 में इसरो ने पहला छोटा सा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जिसका वजन 550 किलो का था। इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस कैप्सूल रिकवरी या SRE-1 का नाम दिया गया, जिसका परीक्षण इसरो ने 10 जनवरी 2007 को श्रीहरिकोटा से किया। PSLV C7 रॉकेट से लॉन्च होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की लो ऑर्बिट पर 12 दिन बिताए और उसके बाद ये यान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर के स्प्लैश डाउन होकर के बंगाल की खाड़ी में लैंड हुआ। इस यान से वैज्ञानिकों को यह डाटा जानना था कि स्पेस में कैसे हीट और रेडिएशन से अंतरिक्ष यात्रियों को बचाएगा, और जैसा कि ये रिकवरी स्पेसक्राफ्ट है तो इसका ज्यादा इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों को सही सलामत पृथ्वी पर लाने का है।
12 दिनों तक पृथ्वी की पोलर ऑर्बिट में रहने वाले इस यान से वैज्ञानिकों को उसके थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, नेविगेशन, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम का टेस्ट करना था। ये यान इन सभी टेस्टों में सफल हुआ और एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद फ्रिक्शन और हीट टेस्ट में भी सफल रहा। इसके बाद स्प्लैश डाउन करते वक्त भी ये यान अपने पैराशूट्स को खोलने और आराम से पानी में लैंड करने में भी कामयाब रहा। इस यान की सफलता ने ही गगनयान की डिजाइन का रास्ता खोला और अब गगनयान इस स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन पर ही बनाया जा रहा है। इसरो के लिए सुरक्षा और रिकवरी बहुत मायने रखता है, इसलिए वे कई तरह के टेस्ट कर चुके हैं ताकि गगनयान सही सलामत रहे और स्पेस और एटमॉस्फेयर की खतरनाक हीट और फ्रिक्शन से बच सके। गगनयान 2 हिस्सों से जुड़कर बना है। एक हिस्सा सर्विस मॉड्यूल कहलाता है तो दूसरा हिस्सा क्रू मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में हर तरह की सर्विस रहती है, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरी सर्विसेज। वहीं क्रू मॉड्यूल में क्रू मेंबर्स और उसकी जरूरतें की चीजें रहती हैं। 2007 के स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट के बाद 2014 में इसरो ने इसी कड़ी में क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, जिसे केयर भी कहते हैं, उसको अंजाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत वैज्ञानिकों को क्रू मॉड्यूल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटते हैं, उसे टेस्ट करना था। इस टेस्ट के तहत क्रू मॉड्यूल की एटमॉस्फेयर में री एंट्री और कब पैराशूट खोलना है और कब लैंड करना है, इसका टेस्ट किया गया, जो कि सफल रहा। इस टेस्ट में जो क्रू मॉड्यूल डिजाइन किया गया था वो स्पेस कैप्सूल रिकवरी पर भी आधारित था, पर यह उससे काफी बड़ा और भारी था। करीब 3800 किलो वजन वाले इस क्रू मॉड्यूल को थर्मल हीट प्रोटेक्टेड बनाया गया था, जिसके तहत इसमें कार्बन के उन सीटों का प्रयोग किया गया जो कि अंतरिक्ष की रेडिएशन और एटमॉस्फेयर की हीट से बचाव करती हैं। आपको बता दूं कि गगनयान इन्हीं तरह के डिजाइन पर तैयार किया गया है, जिसके तहत अगर गगनयान में जरा सी भी खराबी आती है और सिस्टम कुछ खराब सिग्नल भेजता है तो तुरंत ही क्रू मॉड्यूल को वापस पृथ्वी पर बुला लिया जाएगा। गगनयान एक 3800 किलो का फुली ऑटोमेटिक स्पेसक्राफ्ट है, जो 3 क्रू मेंबर्स को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में ले जाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत 7 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की लो ऑर्बिट, जो सतह से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर होती है, वहां चक्कर लगाएंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि गगनयान 2 मॉड्यूल्स को मिलाकर बना है। पहला मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल है तो दूसरा क्रू मॉड्यूल। इन दोनों मॉड्यूल्स को मिलाकर गगनयान को ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कह सकते हैं। इस स्पेस कैप्सूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और ये आसपास के वातावरण में भी ढल सकता है। इसके साथ ये यान या कैप्सूल इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट और इमरजेंसी एस्केप जैसे सिस्टम से भी लैस है, जिसके कारण रॉकेट के लॉन्च होने के पहले या दूसरे चरण में खराबी आने पर हम वापस क्रू मेंबर्स को पृथ्वी पर तुरंत बुला सकते हैं। जब इस यान को श्रीहरिकोटा से भारी सामान अंतरिक्ष में ले जाने वाले GSLV Mark 3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा, तो लॉन्चिंग के मात्र 16 मिनट बाद ही ये पृथ्वी की लो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां ये 5 से 7 दिनों तक ऑर्बिट में रहेगा। यहाँ वैज्ञानिक माइक्रो ग्रेविटी यानी जीरो ग्रेविटी में कुछ परीक्षण करेंगे, जो कि भविष्य में गगनयान मिशन को ही मदद करेंगे। 7 दिन गुजारने के बाद ये यान वापस धरती पर आ जाएगा। इसके लिए यान के क्रू मॉड्यूल को अलग किया जाएगा, जो कि स्प्लैश डाउन तकनीक से बंगाल की खाड़ी में लैंड होगा। इस तरह गगनयान को अंतरिक्ष से धरती में आने में कुल 36 मिनट लगेंगे। इसरो गगनयान मिशन के लिए अभी 3 लोगों को भेज रहा है। इसरो का कहना है कि इन 3 लोगों को, जिन्हें व्योमनॉट्स भी कहा जाएगा, इसरो और इंडियन एयरफोर्स के लोग होंगे, जिन्हें स्पेस की एक खास ट्रेनिंग बेंगलोर में दी जाएगी। इसरो ने एस्ट्रोनॉट्स की जगह अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संस्कृत शब्द व्योमनॉट प्रयोग किया है, जिसमें व्योम का मतलब हिंदी में अंतरिक्ष होता है। हमारे व्योमनॉट्स एक खास तरह के स्पेस सूट से लैस होंगे, जो उन्हें अंतरिक्ष की खतरनाक रेडिएशन और डायरेक्ट सन की लाइट से बचाएगा। साथ में ये सूट उनकी हर तरह के वातावरण में भी मदद करेगा। इसरो ने इस सूट को फाइनल कर लिया है और जल्द ही हम और आप इसे गगनयान मिशन के लिए देख पाएंगे। हालांकि हमारे व्योमनॉट्स का सफर इतना भी आसान नहीं है। कुछ खास तरह की ट्रेनिंग के लिए इसरो व्योमनॉट्स को रशिया भी भेजेगा, जहां उन्हें बदलती हुई ग्रेविटी और अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रू मॉड्यूल को व्योमनॉट्स के लिए इस तरह से बनाया जाएगा कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पूरी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और साथ में क्रू मॉड्यूल में लगे उपकरणों और कंट्रोल सिस्टम की भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। छोटे से क्रू मॉड्यूल में काम करने से कई बार थकान, नींद और अकेलापन लगता है, तो व्योमनॉट्स को इसके लिए भी तैयार किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसरो के चीफ ने गगनयान के लिए महिलाओं को जाने की भी अनुमति दी है। जो भी महिला इस ट्रेनिंग को पास कर लेती है तो वह आने वाले समय में व्योमनॉट्स भी बन सकती है। गगनयान मिशन से भारत को क्या फायदे हैं? दोस्तों,
गगनयान मिशन में भले ही 10,000 करोड़ रुपए लग रहे हों, पर इस इन्वेस्टमेंट से भविष्य में हमारे लिए बहुत फायदे हैं। स्पेस साइंस पर इन्वेस्टमेंट करने पर हमारे देश के बच्चों का साइंस में बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे हम आगे आने वाले समय में और ज्यादा रिसर्च कर पाएंगे और नई तकनीक भी खोज सकेंगे। इस मिशन से ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह नासा ने मानव मिशन करके अपने देश के लोगों में जो जगह बनाई है, अगर गगनयान सफल रहता है तो इसरो की भी हमारे दिल में एक अलग पहचान बन जाएगी, जिसके बाद कई लोग इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। इससे नौकरियां, स्टार्टअप और तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजीज बनेगी, जो भविष्य में हमें उस स्थान पर ला देंगी जहां आज रूस और अमेरिका हैं। दिसंबर 2021 के लास्ट में जब गगनयान को लॉन्च किया जाएगा तो ये भारत के लिए एक बहुत ऐतिहासिक क्षण होगा और भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन से स्पेस एक्सप्लोरेशन और इसरो के लिए एक नया दरवाजा खुल जाएगा, जहां कई विदेशी लोग भी इसरो में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। आने वाले समय में अंतरिक्ष बाजार में भारत भी सभी को कड़ी कंपटीशन देगा। आज नासा में ज्यादातर भारतीय वैज्ञानिक काम करते हैं। इसरो के इस मिशन के सफल होने के बाद उम्मीद है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक देश के लिए सोचेंगे और देश में जो स्पेस साइंस के प्रति जो नई लहर फैलेगी उसके लिए युवाओं को प्रेरित भी करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो गगनयान मिशन हम भारतीयों के लिए स्पेस साइंस और इसकी दुनिया में एक वरदान साबित हो सकता है। इससे भारत में एक नई क्रांति आएगी, जिससे विकास और तेज रफ्तार से आगे बढ़ पाएगा। भले ही ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का हो, पर स्पेस में की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी भी बेकार नहीं जाती है। अगर हम कभी भी इसरो को ना बनाते और पैसे से केवल अपना विकास करते, तो जो इंटरनेट, GPS और टीवी की सुविधा हम ले रहे हैं वो शायद आज हमारे पास नहीं होती और हम दुनिया के विकास के क्रम से कई सौ साल पीछे चल रहे होते। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इसरो के बारे में और उसके अगले मिशन गगनयान की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप जरूर मोटिवेट हुए होंगे और इसरो का धन्यवाद भी देंगे कि वो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आने वाले भविष्य में भारत की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देगा।